हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करने वाला हूं और वो जानकारी है म्यूटेशन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं इंतकाल। इंतकाल आप कैसे करवा सकते हैं। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कोई रजिस्ट्री है, कोई गिफ्ट डीड है जिसको हम हिबानामा बोलते हैं, या फिर कोई कोई रिलीज डीड है, कोई ट्रांसफ़र डीड है, कोई मॉर्टगेज डीड है। ठीक है, किसी भी तरह की अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उससे आपका कोई भी राइट क्रिएट होता है, या फिर राइट एक्सटिंग्विश होता है, या फिर राइट आपका डिक्लेयर होता है, तो उस डॉक्यूमेंट के बेस पर आप अपना इंतकाल दर्ज करवा सकते हैं, म्यूटेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इंतकाल को बोलते हैं म्यूटेशन। तो हर पटवारी के पास, हर एक रेवेन्यू ऑफिसर के पास एक एक रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन होता है। तो उसमें आप अपना म्यूटेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो अब तो हरियाणा में जो रजिस्ट्री है वो ऑनलाइन हो गई है, जब पहले ऑफलाइन थी। तो इंतकाल का जो प्रोसीजर है वो भी पहले ऑफलाइन था। तो और उससे भी पहले जब कंप्यूटर भी नहीं था तो इंतकाल हाथ से दर्ज किया जाता था। पटवारी अपने रजिस्टर में हाथ से एंट्री करता था। ठीक है, तो वो मैनुअल काम होता था। उसके बाद फिर कंप्यूटर आया, वेबसाइट आई, तो फिर उसके बाद इंतकाल दर्ज होने लगे कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर इंतकाल दर्ज होते हैं तो उसका प्रिंट आउट पटवारी अपने अपने रजिस्टर में मेंटेन करता है। उसकी कॉपी फिर जब भी आपको चाहिए आपको मिल जाती है। लेकिन अभी क्या है, आप इंतकाल ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं खुद भी। तो उसका उसकी जो वेबसाइट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट करके मुझसे वो वेबसाइट मांग सकते हैं जहाँ से आप अपना इंतकाल निकाल सकते हैं। वैसे तो वेबसाइट का नाम है जमाबंदी.nic.in। वहाँ से आप अपना इंतकाल निकाल सकते हैं, जमाबंदी निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी ज़मीन का इंतकाल कैसे दर्ज कराएं, अपनी प्लॉट का, अपने मकान का इंतकाल कैसे दर्ज कराएं। तो जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट, ज़मीन का कोई भी कागज़ आप लेकर जाते हैं पटवारी के पास या फिर किसी अधिकारी के पास, तहसीलदार के पास, तो कई बार वो आपको घुमा देते हैं, आपके चक्कर कटवाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं। तो आज मैं आपको स्टैट्यूटरी प्रोविज़न बताऊंगा, ऐसे अधिकार बताऊंगा जो कानून में लिखे हुए हैं कि रेवेन्यू अधिकारी को, पटवारी को आपका इंतकाल दर्ज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस पर जो एक्ट लागू होता है ये है हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। ये एक्ट वैसे तो पंजाब में लागू हुआ था, तो हरियाणा पहले पंजाब का ही पार्ट था, तो वही एक्ट अब हरियाणा पर भी लागू होता है। इसका सिर्फ नाम बदला गया है इसके लिए। तो इस एक्ट का चैप्टर 4 है जो रिकॉर्ड ऑफ राइट और एनुअल रिकॉर्ड की बात करता है। उसका सेक्शन 31 हमें बताता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है उसमें क्या क्या आता है। तो जितने भी लैंड ओनर्स हैं, टीनेंट हैं, असाइनी हैं, जिनको लैंड रेवेन्यू जो देते हैं, तो उन सभी के नाम इस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज किए जाएंगे। रिकॉर्ड ऑफ राइट को म्यूटेशन का रजिस्टर भी बोलते हैं, इंतकाल का रजिस्ट्री बोलते हैं, इंतकाल का रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो वो रिकॉर्ड ऑफ राइट है। रिकॉर्ड ऑफ राइट मतलब किसका अधिकार है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करने की जो पावर है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। और रेवेन्यू ऑफिसर भी कौन सा, वो पटवारी है। तो इसमें इसका जो प्रोसीजर है ना, वो सेक्शन 34 में दिया हुआ है। सेक्शन 34 ये बताता है कि एनुअल रिकॉर्ड का कोई भी पार्ट वो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास इनहेरिटेंस से, मतलब जो विरासत से अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है, वो परचेज करता है, या फिर मॉर्टगेज करता है, गिरवी उसके पास रखी जाती है, या फिर अदरवाइज अदरवाइज मतलब उसको गिफ्ट में मिलती है, या फिर वो डिक्री लेता है, या फिर उसका एडवर्स पोजेशन से उसका राइट है। किसी भी तरह से अगर वो प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार है, वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, तो उसमें उसका कोई भी राइट है उस प्रॉपर्टी में एज लैंड ओनर, मतलब वो उस जमीन का मालिक है, मालिकाना हक अगर उसके पास है। ठीक है, तो उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो उस मालिकाना हक को
कि भाई मैं जो है, मेरे पास ये अधिकार है इस ज़मीन का, मैं इस ज़मीन को एक्वायर कर रहा हूँ, भाई ये ज़मीन मेरे पास है। तो वो अपने राइट को पटवारी के पास रिपोर्ट कर देगा। रिपोर्ट कर दिया मतलब उसको जाके अपने कागज़ दिखाएगा, जिसके आधार पर वो ये कह रहा है कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ। वो पटवारी को रिपोर्ट करेगा कि भाई ये देखो, मेरे पास ये कागज़ है और मैं इस ज़मीन का मैं मालिक हूँ, तो अब मेरा नाम अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट में तू एंटर कर ले। ठीक है, तो फिर पटवारी क्या करेगा, ये बताया गया है इसी सेक्शन के क्लॉज 3 में। ये कहता है कि पटवारी शैल एंटर इन हिज रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन एवरी रिपोर्ट। यहाँ पर शैल वर्ड यूज किया गया, पटवारी शैल। शैल मतलब मैंडेटरी है, पटवारी को करना ही पड़ेगा, पटवारी मना नहीं कर सकता। पटवारी अपने रिकॉर्ड, अपने रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में हर रिपोर्ट दर्ज करेगा जो भी उसके सामने दी जाएगी 1 और 2 में, सबसेक्शन 1 या फिर सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसमें माइनर के रिगार्डिंग बताया गया था कि माइनर का अगर राइट है तो वो भी पटवारी को बताना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करेगा, एंड शेल आल्सो मेक एन एंट्री देयर इन, और उस म्यूटेशन के रजिस्टर में एक एंट्री करेगा रिस्पेक्टिंग द एक्विजिशन ऑफ एनी सच राइट, कि ये राइट ये बंदा एक्वायर कर रहा है, ठीक है, और उसके पास विच ही हैज रीजन टू बिलीव टू हैव टेकन प्लेस, और पटवारी के पास रीजन टू बिलीव है, मतलब उसका ये मानना है कि ये राइट मतलब ये अधिकार इसको मिल चुका है, ऐसा हुआ है, ये सिचुएशन आई है, ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये डॉक्यूमेंट इस बंदे को राइट देता है, इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देता है, एंड ऑफ विच ए रिपोर्ट शुड हैव बीन मेड टू हिम, और साथ में क्या रिकॉर्ड करेगा कि इस डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट मुझे की गई है अंडर वन और अदर ऑफ दो सबसेक्शन एंड हैज नॉट बीन सो मेड, इन सेक्शंस के अंडर या फिर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की गई, अगर ऐसा भी है तो वो भी उसमें वो अपने रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में एंटर करेगा, दर्ज करेगा। और फिर इसके बाद अगर मान लीजिए आपका जो राइट है वो किसी डिक्री से है, कोई भी डिक्री जो है वो डिक्री आपको वो हक देती है, तो डिक्री आप कैसे लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पुराना है और पटवारी उस डॉक्यूमेंट को मानने से मना कर रहा है। पटवारी बोल रहा है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये डिस्प्यूटेड है, आपने वो जो डॉक्यूमेंट है वो पटवारी को दिया और फिर दूसरी पार्टी आई, वो दूसरी पार्टी आके बोलती है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट तो गलत है, वो उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर देती है, तो एक तरह से वो जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्प्यूट में आ गया। तो उस डॉक्यूमेंट पर, उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पर एक डिस्प्यूट राइज होगा कि भाई इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, जो ये डॉक्यूमेंट दे रहा है वो, या फिर जो इस डॉक्यूमेंट पर ऑब्जेक्शन लगा रहा है वो। अब जो बंदा ऑब्जेक्शन लगाएगा वो भी किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर ही लगाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो इस केस में सेक्शन 45 है हरियाणा लैंड रेवेन्यू कोड का। हरियाणा लैंड रेवेन्यू कोड का सेक्शन 45 सिविल कोर्ट को ये पावर देता है कि सिविल कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है अगर 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 कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी भी एंट्री के रिगार्डिंग, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, डिक्री ली जा सकती है। तो इफ एनी पर्सन कंसीडर हिमसेल्फ एग्रीव्ड एज टू एनी राइट, अगर कोई भी पर्सन अपने आप को पीड़ित मानता है कि भाई इससे मुझे परेशानी हुई, ये जो राइट है, ये जो हक है, मालिकाना हक है, जिसके पोजेशन में, मान लीजिए मेरे पोजेशन में ये प्रॉपर्टी है और इससे, और लेकिन इसका मालिकाना हक जो है ये किसी और बंदे के पास है, म्यूटेशन में, इंतकाल में नाम किसी और बंदे का है लेकिन जो कब्जा है वो आपका है, तो तो आप क्या करेंगे, वो आदमी जिसका कब्जा है लेकिन जिसका नाम नहीं है वो क्या करेगा, वो एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेगा कि भाई इस पर मेरा अधिकार है, इस प्रॉपर्टी पर, और मुझे इस जमीन का, इस प्रॉपर्टी का मालिक डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, तो और वो
किस सेक्शन में, किस एक्ट में सूट फाइल करेगा, वो चैप्टर 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सूट फाइल करेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंडर ये सूट फाइल किया जाएगा, ये केस फाइल किया जाएगा। और फिर कोर्ट जो है अपोजिट पार्टी को, जो आपके राइट को डिनाई कर रही है, जिसका नाम इंतकाल में दर्ज है, वो आपके केस में जवाब देगी। फिर केस चलेगा, और अगर केस आप जीत जाते हैं तो वो जो डिक्री आपको मिलेगी, वो डिक्री आप रेवेन्यू अधिकारी को दिखाएंगे, तो रेवेन्यू अधिकारी आपके हक में इंतकाल दर्ज कर देगा। ठीक है। फिर अब यहां पर कभी कभार क्या होता है, आप मान लीजिए डिक्री लेकर गए, या फिर कोई भी अपना कोई डॉक्यूमेंट आप लेकर गए, तो पटवारी जो बोलता है कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अब आप बाद में आना। ठीक है। तो उस केस में आपको लगता है कि भाई मुझे तो कोर्ट से डिक्री मिली और ये आप कैसे मना कर सकते हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आपकी लड़ाई हो जाती है पटवारी से। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप ये सोचते हो, या फिर कोई भी आपका वकील आपको ये सलाह देगा कि इसकी ना तू कोर्ट में तू केस कर दे इसके ऊपर, कि ये काम नहीं कर रहा है। असल में इसमें कोर्ट केस क्या हो सकता है, इसमें कोर्ट केस हो सकता है जैसे, मतलब वो जो सलाह देंगे वो मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए बोलें कि भाई इसको कोर्ट डायरेक्शन देगी कि तू कर। लेकिन इसमें सेक्शन नंबर 158 सबसेक्शन 2 जो है हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट का, ये सिविल कोर्ट पर बार लगाता है कि ऐसी कोई भी डायरेक्शन सिविल कोर्ट इशू नहीं कर सकती पटवारी को कि तुम किसी अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट में कोई करेक्शन करो, एनुअल रिकॉर्ड में कोई करेक्शन करो, या फिर रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में कोई करेक्शन करने के लिए कोर्ट कोई भी सिविल कोर्ट उसको नहीं बोलेगी। ठीक है। किसी भी रेवेन्यू अधिकारी को सिविल कोर्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट में, रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में करेक्शन के लिए कोर्ट नहीं बोलेगी। ठीक है। तो आप क्या करें? आपके पास फिर दो ऑप्शन बनते हैं जी। आप अपना वो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन लिखकर और डायरी करवा दीजिए तहसीलदार के पास। ठीक है। डायरी करवाने के बाद उसकी आप रिसीविंग लेंगे, अब डायरी नंबर लेंगे। फिर इंतकाल दर्ज करने का जो टाइम पीरियड है ना, वो राइट टू सर्विस लॉज में, हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर वो बताया गया है। और वो एक्ट जो है मैं आपको बताता हूं, इसके रूल्स में, हरियाणा राइट टू सर्विस रूल्स में ये हमें बताया गया है। मैं अभी आपको बताता हूं चेक करके। ये मेरे ख्याल से एंट्री नंबर 17 है या 7 है, बस ये कंफर्म करना है मुझे। और हाँ, ये मिल गया, देखिए। हाँ, ये है जी हमारा एंट्री नंबर 5। ये देखिए, ये राइट टू सर्विस रूल्स में ये बताया हुआ है, एंट्री नंबर 5, अटेस्टेशन ऑफ अनकंटेस्टेड म्यूटेशन, जिसमें अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की है, एप्लीकेशन देने के बाद 30 दिन के अंदर वो इंतकाल दर्ज पटवारी को करना पड़ेगा, जो कि सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर से किया जाता है। मतलब पटवारी दर्ज करता है, लेकिन उसको अप्रूव कौन करता है? उसको अप्रूव करता है तहसीलदार। तो यहाँ पर सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो तहसीलदार है। अगर वो नहीं करता है 30 दिन के अंदर, तो फिर आप इसकी अपील फाइल कर सकते हो एसडीएम के पास। एसडीएम ने के ऑर्डर से अगर आप एग्रीव्ड हो, अगर तहसीलदार भी ऑर्डर पास नहीं करता है, अगर तहसीलदार भी आपके खिलाफ ऑर्डर करता है, तो फिर इसकी अपील आप कर सकते हो डीसी साहब के पास। ठीक है। और डीसी साहब भी अगर यहां पर आपकी सुनवाई नहीं करता है, तो फिर आप जा सकते हो हाई कोर्ट रिट में, रिट ऑफ मैंडेमस में। ठीक है। रिट ऑफ मैंडेमस क्या कहती है? रिट ऑफ मैंडेमस ये कहती है कि यू मस्ट परफॉर्म योर पब्लिक ड्यूटी। रिट ऑफ मैंडेमस किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध हाई कोर्ट जारी करता है, और उसको ये कहता है कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करो, क्योंकि इंतकाल दर्ज करना किसी भी पटवारी की या फिर किसी भी तहसीलदार की एक पब्लिक ड्यूटी है। और अगर वो ये ड्यूटी नहीं करते हैं, तो वो अपनी पब्लिक ड्यूटी ना करने का अपराध करते हैं। ठीक है। तो हाई कोर्ट उनको ये डायरेक्शन इशू करेगा कि आप पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। और इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप जो ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उस एप्लीकेशन में मैं आपको एक दो अथॉरिटीज मैं आपको दे दूंगा, जिसमें कि
हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कहा है, एक तो फाइनेंशियल कमिश्नर हरियाणा की एक अथॉरिटी है, दो मेरे पास पंजाब एंड हरियाणा की अथॉरिटी है, जो ये कहती हैं कि एक तो जब भी सिविल कोर्ट की डिक्री का कोई भी आदेश आता है तो रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी आदमी को ये नहीं कह सकता कि आप इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आप सिविल कोर्ट में जाओ। रेवेन्यू अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर सिविल कोर्ट की डिक्री से बाउंड है अंडर द हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट। इस एक्ट के अंडर कोई भी रेवेन्यू अधिकारी सिविल कोर्ट की डिक्री से बाउंड है, वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं बोल सकता। ठीक है, वो अथॉरिटी आप रेवेन्यू अधिकारी को दे सकते हैं। अगर आपको वो अथॉरिटी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वो अथॉरिटी का नाम आपके लिए आपको कमेंट के रिप्लाई में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो उसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। उसकी जानकारी आपको मैं कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा है, कई बार जो रेवेन्यू अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप, अब मान लीजिए आपने सेक्शन 45 में, हरियाणा लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 45 में आपने डिक्लेरेशन की डिक्री प्राप्त कर ली, तो रेवेन्यू अधिकारी ये बोलता है कि आप इसको एग्जीक्यूट करवा लो, हमारे पास मत आओ, आप इसको एग्जीक्यूट करा लो, एग्जीक्यूशन इसकी फाइल करो। तो वहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ साफ क्लियरली ये कहा है कि एक डिक्लेरेटरी डिक्री जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, क्योंकि एग्जीक्यूट उस डिक्री को किया जाता है जो डिक्री कोई नया राइट क्रिएट करती हो या फिर कोई राइट किसी का खत्म करती हो, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। लेकिन डिक्लेरेटरी डिक्री जो है वो सिर्फ एक एग्जिस्टिंग राइट को डिक्लेयर करती है कि ये हक इसका है। कोर्ट सिर्फ ये बताती है कि इस बंदे का हक है, बस। कोर्ट क्रिएट नहीं करे कुछ नया राइट, कुछ नया हक किसी को नहीं दे रही कोर्ट। कोर्ट सिर्फ ये बताती है कि इस बंदे के पास इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है। तो कोर्ट ये डिक्लेयर करती है, घोषणा करती है कोर्ट। तो उस घोषणा वाली डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता, हाई कोर्ट ने यह कहा है। और इसके बाद जो एक सबसे अहम जो अथॉरिटी है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं अगर उसकी आपको नीड हो तो। मान लीजिए आपका जो इंतकाल है, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 30-40 साल पुराना है, या फिर जो आपके पास कोर्ट की डिक्री है, डिक्लेरेशन की डिक्री है, वो 30-40 साल पुरानी है, और अब रेवेन्यू अधिकारी कह रहे हैं कि ये डिग्री तो बहुत पुरानी है, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, हम कैसे मान लें। या तो आप नई कोर्ट की डिग्री लेके आओ, आप कोर्ट में जाओ और इसको दोबारा से ऑथेंटिकेट करा के लाओ, कोर्ट से लिखवा के लाओ कि ये डिग्री सही है। अब कोर्ट 1-2 दिन में तो लिखेगी नहीं। सबसे पहले तो इस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा कि भाई आप दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते सेम पार्टी के खिलाफ। तो उस केस में आप क्या करेंगे, हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में यह कहा है कि इंतकाल दर्ज करने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आप 50 साल के बाद भी जाते हैं तो पटवारी को इंतकाल दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 30-35 साल बाद एक डिक्री को लेकर जाते हैं कि मेरे नाम 30 साल पहले ये डिक्री हुई थी और ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, देखिए कंडीशन ये है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी उस रेवेन्यू अधिकारी को देनी पड़ेगी। अगर आप उसको बताते हैं कि मेरे पास ये सर्टिफाइड कॉपी है, तो उस रेवेन्यू अधिकारी को वो डिक्री लेकर आपके नाम पर इंतकाल दर्ज करना पड़ेगा। उस डिक्री के आधार पर वो आपको ये नहीं कह सकता कि ये डिग्री 30-40 साल पुरानी है, मैं नहीं करूंगा। अगर वो ये ऐसा कहता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिट में जाएंगे, दूसरा आप उस रेवेन्यू अधिकारी के खिलाफ हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं कि उसने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना करने से मना कर दिया। उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है उस रेवेन्यू अधिकारी को। और इतना ही नहीं, आप उसके खिलाफ पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म ना करने के लिए एफआईआर भी दर्ज आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार आपके हैं, ऐसे करके आप अपना इंतकाल दर्ज करवा सकते हैं।
अभी मैंने बीच में कहा था कि आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए, एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो फिर वो अपील वाला जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था वो, मान लीजिए 30 दिन के अंदर उसने आपका इंतकाल दर्ज नहीं किया, तो आप क्या करें, कैसे पता लगाएं कि आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। आप आरटीआई फाइल कीजिए, आरटीआई लगाइए रेवेन्यू अधिकारी के पास, जिसके पास भी आपने एप्लीकेशन फाइल की है, उस पर डायरी नंबर मेंशन कीजिए कि मैंने इस तारीख को ये एप्लीकेशन दी थी, उसका डायरी नंबर ये है, और मुझे इस एप्लीकेशन नंबर के बारे में ये जानकारी दी जाए कि ये इस एप्लीकेशन नंबर पर जो भी कार्रवाई हुई है मुझे उसकी प्रति, मतलब उसकी कॉपी मुझे दी जाए, और अगर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है तो रिजेक्शन का ग्राउंड मुझे बताया जाए। ठीक है, उस आरटीआई पर जो भी आपका जवाब आएगा वो जवाब लेकर आप अपील में जाइए एसडीएम के पास। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो हथियार है वो ये है कि आप उनकी शिकायत कर दीजिए कि ये लोग मेरा काम नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर मुझे चक्कर कटवा रहे हैं ये वो। अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो शिकायत कर दीजिए उनकी। ऐसे आप अपना इंतकाल दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं कुछ मैंने जो बताए आपको इंतकाल के बारे में। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंतकाल क्या होता है और इंतकाल दर्ज कैसे करवाया जाता है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इंतकाल के बारे में जो भी आपका डाउट रहता है वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक डाउट और आपके मन में आया होगा कि अभी 25 नवंबर के बाद से, 25 नवंबर 2025 के बाद से तो ऑटोमेटिक म्यूटेशन स्टार्ट हो गया है, तो वो लागू है या नहीं है। देखिए, ऑटोमेटिक म्यूटेशन सिर्फ एक केस में है, अगर आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसी केस में ऑटोमेटिक म्यूटेशन का प्रावधान है। और अगर तभी भी अगर आपका ऑटोमेटिक म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आपको फिर मैनुअल म्यूटेशन में ही जाना पड़ेगा, आपको पटवारी को कॉपी देके आनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कीजिए ऑनलाइन जमाबंदी पोर्टल पर कि आपकी जमीन का इंतकाल दर्ज हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। अगर आप उस वेबसाइट पर चेक खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए, नहीं तो अपने एरिया के सरल केंद्र पर जाकर वहां पर आप अपनी जो रजिस्ट्री है वो दिखाकर चेक करवा सकते हैं कि इस रजिस्ट्री का इंतकाल हुआ है या नहीं हुआ है। वो आपको चेक, रजिस्ट्री का नंबर डालते ही वो आपको चेक करके बता दें कि हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं इंतकाल के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आशा करता हूँ कि आप कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर आपके डाउट्स दूर हो चुके हैं तो मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन लोगों को इस इंफॉर्मेशन की सख्त और सख्त ज़रूरत है, जो परेशान है सरकारी अधिकारियों के काम ना करने की वजह से, और जो एक लीगल रेमेडी चाहते हैं। तो आप ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, क्योंकि मैं ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेशन और काम की बातें आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। और अगली वीडियो किस मुद्दे पर बनानी है वो भी आप कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।